विक्टर सबके सामने उस डेड बॉडी को जिंदा कर देता है और उस पल वहां मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं। कॉलेज के प्रोफेसर इसे ऊपर वाले के खिलाफ बताते हैं क्योंकि जान देना या लेना सिर्फ उन्हीं के हाथ में है। इसी वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। इसके बाद एक आदमी उसकी रिसर्च में गहरा इंटरेस्ट दिखाता है और उस रिसर्च के लिए पैसा देने को तैयार हो जाता है। एक अबंडेंट टावर में उसका लैब सेट होता है जहाँ वो डेड बॉडी को जिंदा करने का काम फिर से शुरू करता है। मूवी शुरू होती है साल 1857 में जब रॉयल डैनिश नेवी की एक शिप आर्टिक के बर्फ में फंस गई है। कैप्टन एंडरसन अपने क्रू से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी शिप को बर्फ से निकाल के नॉर्थ पोल तक पहुंचना है। क्रू के लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं शिप को बर्फ से निकालने की, लेकिन शिप उस जगह से नहीं हिलती। धीरे धीरे रात हो जाती है और तभी एक जोर का धमाका सुनाई देता है। कैप्टन और कुछ लोग उस धमाके के सोर्स पर जाते हैं। वहां उन्हें एक डॉग स्लेड मिलता है, पूरी तरह से ठीक, और साथ ही में कुछ डॉग्स भी। बर्फ पर खून के दाग है और थोड़ी दूर एक आदमी जख्मी पड़ा है। कैप्टन और उनके लोग उसके पास जाते हैं, लेकिन उसके बोलने से पहले ही एक खतरनाक ह्यूमनॉइड क्रिएचर सामने आ जाता है। कैप्टन के लोग उस पे गोलियां चलाते हैं पर उस पे असर नहीं होता। कैप्टन उस घायल आदमी को बचाकर शिप पर ले आता है। इधर वो ह्यूमनॉइड क्रिएचर भी शिप पे चढ़ के सब पे हमला करता है और उस आदमी को उसे सौंप देने के लिए कहता है। एक क्रूमैन क्रिएचर को गन से हिट करके नीचे गिरा देता है, लेकिन क्रिएचर हील होकर वापस क्लाइंब करने लगता है। क्रू के लोग लैडर को ऊपर खींच लेते हैं। वो क्रिएचर इतना स्ट्रॉन्ग है कि शिप को पलटने की कोशिश करता है, पर वो आदमी ऊपर से फिर से गोली चलाता है और क्रिएचर बर्फ टूट के नीचे पानी में गिर जाता है। अगली सुबह एक डॉक्टर उस आदमी का इलाज करता है और वो आदमी अपना नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन बताता है। विक्टर कहता है कि वो वापस आएगा और भी लोग मारेगा अगर आप मुझे उसे ना सौंपे। कैप्टन एंडरसन कॉन्फिडेंट है कि इस ठंडी पानी के नीचे कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन विक्टर कहता है कि ये वापस आएगा और जब वो आएगा प्रॉमिस करो कि मुझे सौंप दोगे। इसके बाद विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपनी कहानी सुनाता है और कहानी हमें फ्लैशबैक के जरिए ले जाती है अतीत में। हम देखते हैं विक्टर की माँ क्लेयर उसके लिए वरीड है और पिता लियोपोल्ड घर वापस आ रहे हैं। यंग विक्टर बहुत ही क्यूरियस है। लियोपोल्ड एक जाने माने सर्जन है जो घर में अपने स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हैं। क्लेयर प्रेग्नेंट है और बेबी के लिए अपने लिए ज्यादा खाना खाती है। एक रात विक्टर अपने गार्डियन एंजल को प्रे कर रहा था और तभी उसे सुनाई देता है कि उसके पेरेंट्स आपस में झगड़ रहे होते हैं। फिर क्लेयर आती है और विक्टर को हक करती है। पता चलता है कि लियोपोल्ड क्लेयर और विक्टर दोनों को ही पसंद नहीं करता। वो बस विक्टर को एक ग्रेट सर्जन बनाने पे फोकस करते हैं। जब विक्टर गलत आंसर देता है लियोपोल्ड उसके फेस पर मार लगाते हैं, लेकिन उसके हाथ पे कभी नहीं, क्योंकि हाथ सर्जरी करने के लिए ठीक रहना जरूरी है। एक दिन विक्टर और क्लेयर कार्ड खेल रहे होते हैं और अचानक क्लेयर को लेबर पेन शुरू हो जाता है। विक्टर अपने पिता को बुलाता है और लियोपोल्ड क्लेयर को सर्जरी के लिए ले जाता है। हमें दिखाई देता है कि डिलीवरी के दौरान वो मर जाती है और इसके बाद से विक्टर बहुत ही दुखी हो जाता है। इधर उसका पिता लियोपोल्ड न्यूबॉर्न यानी विक्टर के छोटे भाई का नाम विलियम रखता है। विक्टर को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसका पिता विलियम से प्यार करता है जबकि विक्टर से नफरत करता है। एक दिन विक्टर अपने पिता को कन्फ्रंट करता है और कहता है कि उन्होंने माँ को मरने दिया। लियोपोल्ड जवाब देता है कि उसने उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन विक्टर कहता है कि फिर भी वो फेल हुए। लियोपोल्ड समझाता है कि कोई भी इंसान मौत को कॉन्कर नहीं कर सकता। इसी जिद में विक्टर कहता है कि वो करके दिखाएगा। उसी रात विक्टर को एक डार्क एंजल का सपना आता है जिससे वो वादा करता है कि एक दिन वो अपने पिता से आगे निकलेगा और लाइफ और डेथ दोनों पर कंट्रोल हासिल करेगा। इधर प्रेजेंट में वो क्रिएचर बर्फ के अंदर से बाहर निकलता है। अब वो पूरी तरह से हील्ड है और धीरे धीरे शिप की तरफ बढ़ने लगता है। उधर विक्टर अपनी कहानी कंटिन्यू करता है। कुछ ही दिनों बाद उसके पिता की भी मौत हो जाती है और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। इसके बाद विलियम वियना चला जाता है, जबकि विक्टर लंदन और एडिनबरा में सालों तक साइंस और मेडिसिन की पढ़ाई करता रहता है। 1855
लैब में रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन में विक्टर अपना रिसर्च प्रेजेंट करता है, जहां वो एक डेड बॉडी को जिंदा करके दिखाता है। लेकिन प्रोफेसर इसे ऊपर वाले के खिलाफ बताते हैं और कहते हैं कि सिर्फ ईश्वर को ही लाइफ देने या लेने का हक है, और विक्टर को वहां से निकाल दिए जाते हैं। विक्टर कॉलेज से निकलता है कि हाइनरिक हार्लैंडर नाम के एक आदमी उसे रोक लेता है और विलियम का एक लेटर उसके हाथ में थमा देता है। हार्लैंडर उसे बताता है कि विलियम उसकी भतीजी एलिजाबेथ के साथ एंगेज्ड है और दोनों 3 दिन के अंदर पहुंचने वाले हैं। हार्लैंडर विक्टर के एक्सपेरिमेंट में काफी इंटरेस्ट दिखाता है और विक्टर को अपने घर आने का इन्विटेशन देता है। अगली सुबह विक्टर हार्लैंडर के घर पहुंचता है और अपना रिसर्च के बारे में उसे बताता है। हार्लैंडर हर डिटेल्स को ध्यान से सुनता है और विक्टर से पूछता है कि जो लाइफ वो कोर्स में डाल रहा है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है या परमानेंट। इसके बाद हार्लैंडर अपनी लिम्फेटिक सिस्टम पर की गई रिसर्च शेयर करता है। यहाँ विक्टर को एहसास होता है कि मुर्दों को परमानेंट लाइफ देना मुमकिन है, और इसी मोमेंट पर हार्लैंडर विक्टर को उसकी रिसर्च के लिए अल्टीमेट रिसोर्सेस ऑफर करता है। इसके बाद विलियम और एलिजाबेथ आते हैं। एलिजाबेथ एक इंटेलिजेंट और क्यूरियस लड़की है जो विक्टर को काफी इम्प्रेस करती है। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ विक्टर की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। तभी क्रू इन्फॉर्म करता है कि क्रिएचर दोबारा नजर आया है। कमांडर सजेस्ट करता है कि विक्टर को क्रिएचर के सामने पेश किया जाए, लेकिन कैप्टन एंडरसन राजी नहीं होता। इसके बाद विक्टर फिर से अपनी कहानी शुरू करता है। हार्लैंडर उसे एक अबैंडन टावर में अपनी लैब सेट करने को कहता है। इसके बाद विक्टर लैब में काम शुरू करता है, जिसमें विलियम भी उसका मदद करता है। एक दिन विक्टर मार्केट में एलिजाबेथ को देखकर चुपचाप उसका पीछा करता है। जब एलिजाबेथ कन्फेशन बूथ में जाती है, विक्टर चुपके से फादर की जगह ले लेता है। कन्फेशन के दौरान एलिजाबेथ कहती है कि वो विक्टर को पसंद नहीं करती। असल में वो समझ चुकी होती है कि बूथ के अंदर विक्टर ही मौजूद है। इसके बाद दिखाई देता है वो दोनों एक बॉल रूम में जाते हैं और साथ में डांस करते हैं। धीरे धीरे हमें दिखाई देता है कि विक्टर एलिजाबेथ से प्यार करने लगा है। हार्लैंडर ये बात नोटिस करता है और इस पर गुस्सा हो जाता है। वो विक्टर को वार्निंग देता है कि अगर 7 दिन के अंदर एक्सपेरिमेंट को अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया तो वो अपना फंडिंग रोक देगा। अगले दिन एलिजाबेथ टावर विजिट करती है और विक्टर के एक्सपेरिमेंट्स देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसी बीच विक्टर अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे रिफ्यूज करती है क्योंकि वो पहले से ही विलियम से प्यार करती है। ये बात विक्टर को अंदर तक तोड़ देती है और इसी हार्ट ब्रेक के साथ वो अपना पूरा ध्यान फिर से अपने एक्सपेरिमेंट पर लगा देता है। विक्टर अपने डिजाइन में एक सीरियस फॉल्ट नोटिस करता है और फिर कुछ जरूरी एडजस्टमेंट्स करता है, लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता है, बॉडी अचानक जोर से स्क्रीम करती है और अगले ही पल कोलैप्स हो जाती है। इसी फेलियर के बीच विक्टर फाइनली अपने रिसर्च का रियल पॉइंट समझ जाता है और कुछ दिन बाद एक वॉर होता है, जिसके बाद विक्टर मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी कलेक्ट करता है। वो उन बॉडीज को काट छाट कर सही तरीके से जोड़ता है और एक परफेक्ट बॉडी तैयार करता है, जबकि हार्लैंडर पूरी प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करता रहता है। हमें दिखाई देता है कि विक्टर ने बहुत सारी मशीन्स का इंतजाम किया है। तूफान के समय जब आसमान से बिजली गिरेगी तब मशीन सिल्वर कंडक्टर के जरिए चार्ज होकर बॉडी को जिंदा कर देंगे। तभी अचानक बाहर तेज बिजली चमकने लगती है। इसी बीच हार्लैंडर बताता है कि वो एक ऐसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित है जिसके चलते कुछ ही दिनों में वो मरने वाला है। इसलिए वो चाहता है कि विक्टर उसका ब्रेन उस बॉडी में ट्रांसप्लांट करे, लेकिन विक्टर इस बात से साफ इनकार कर देता है। हार्लैंडर उसे लालच देता है कि बदले में वो एलिजाबेथ से विक्टर की शादी करवा देगा, लेकिन फिर भी विक्टर मना कर देता है क्योंकि बीमारी हार्लैंडर की पूरे शरीर में फैल चुकी होती है और उसके सारे ऑर्गन्स इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं। इसी गुस्से में हार्लैंडर एक सिल्वर कंडक्टर उठा लेता है और उसे नीचे फेंक देने की धमकी देता है। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा और हाथापाई शुरू होता है और हार्लैंडर बारिश के पानी में फिसल के नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद विक्टर उस सिल्वर कंडक्टर को सही जगह पे जोड़ देता है। ऊपर आसमान से बिजली गिरती है और सारी मशीन्स एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन बॉडी में जान नहीं आती और एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। थका हारा विक्टर अपने आप को संभाल नहीं पाता और बिस्तर पे जाकर सो जाता है। सुबह जब विक्टर की आंखें खुलती है तब वो दहशत में आ जाता है क्योंकि वही डेड बॉडी उसके सामने जिंदा खड़ी होती है। इसका मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट आखिरकार सक्सेसफुल हो चुका है। क्रिएचर धीरे धीरे विक्टर की मूवमेंट्स को मिमिक करने लगता है। उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता। रोशनी क्या है, हवा क्या है या फिर पानी क्या होता है, वो कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद विक्टर उसे बेसमेंट में ले जाकर चेन से बांध देता है, लेकिन क्रिएचर विरोध नहीं करता। क्रिएचर के लिए हर चीज नई होती है और वो सिर्फ एक ही शब्द बोल पाता है, जो है विक्टर। इसके बाद काफी समय बीत जाता है और एक दिन क्रिएचर अपनी ही हाथ काट लेता है। विक्टर
विक्टर हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि उसका ऊंट खुद ब खुद हील हो रहा है। एक दिन विक्टर क्रिएचर को नए शब्द सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो विक्टर के अलावा कुछ भी बोल नहीं पाता। इसी बात पर विक्टर का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। इसी बीच अचानक विलियम और एलिजाबेथ इस टावर पर आ जाते हैं। विक्टर विलियम को अपनी रिसर्च पेपर दिखाने के लिए ऊपर ले जाता है, जबकि एलिजाबेथ नीचे जाकर क्रिएचर को देख लेती है। बाद में एलिजाबेथ ऊपर आकर विक्टर से पूछती है कि नीचे जो आदमी है क्या वो तुम्हारा पेशेंट है? तब विक्टर सच बता देता है कि उससे ही उसे जिंदगी दी है। उस रात सोने से पहले एलिजाबेथ क्रिएचर के पास जाती है और अपना नाम बताती है। वो क्रिएचर से एलिजाबेथ शब्द को दोहराने के लिए कहती है, लेकिन क्रिएचर कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर एलिजाबेथ वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद क्रिएचर पूरी कोशिश करता है और आखिरकार पहली बार एलिजाबेथ शब्द बोल पाता है। कुछ देर बाद विक्टर वहाँ पे आता है और क्रिएचर से कहता है कि वो विक्टर के अलावा कोई और शब्द बोले, लेकिन क्रिएचर को कुछ समझ नहीं आता और इसी फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में विक्टर उसे एक आयरन रॉड से मारने लगता है। गुस्से में क्रिएचर रॉड छीन लेता है और उसे आसानी से बेंड कर देता है। ये देखकर विक्टर बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। अगली सुबह विक्टर विलियम को बताता है कि क्रिएचर कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वो हॉलैंडर की लाश दिखाकर कहता है कि उसकी मौत के पीछे भी क्रिएचर का ही हाथ है। विक्टर विलियम से कहता है कि वो एलिजाबेथ को लेकर तुरंत वियना निकल जाए, क्योंकि यहाँ रहना उन दोनों के लिए खतरों से खाली नहीं होगा। विलियम ऐसा ही करता है। इसके बाद विक्टर पूरे टावर में फ्लेमेबल लिक्विड डाल देता है और क्रिएचर के सामने आके कहता है कि ये उन दोनों का आखिरी मुलाकात है। वो क्रिएचर से कहता है कि अगर वो विक्टर के अलावा किसी भी और एक शब्द बोल दे तो वो उसे छोड़ देगा। क्रिएचर सिर्फ एक ही शब्द बोलता है जो है विक्टर, और फिर विक्टर जैसे ही आग लगाने के लिए आगे बढ़ता है तभी क्रिएचर अचानक एलिजाबेथ का नाम भी ले लेता है। एक पल के लिए विक्टर रुकता है, लेकिन फिर वो पूरे टावर में आग लगा देता है। उधर बग्गी में बैठी एलिजाबेथ विलियम से कहती है कि विक्टर क्रिएचर को मार डालेगा और फिर दोनों तुरंत वापस लौटने का फैसला करते हैं। इधर विक्टर आग लगा चुका होता है और जेम्स में जकड़ा हुआ क्रिएचर जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगता है। विक्टर बाहर निकल चुका होता है, लेकिन क्रिएचर की चीख सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाता और जैसे ही वापस जाकर दरवाजा खोलता है एक भयंकर विस्फोट होता है। उस विस्फोट में विक्टर दूर जाकर गिर पड़ता है और उसका एक पैर बुरी तरह से नष्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाई देता है कि एलिजाबेथ और विलियम वापस लौट आया है और उनके आंखों के सामने पूरा टावर ढह जाता है। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। केबिन के दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होती है और कैप्टन एंडरसन को लगता है कि शायद शिप का कोई क्रू मेंबर होगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है क्रिएचर उसे पकड़कर मारने ही वाला होता है, लेकिन विक्टर उसे रोकता है और कहता है कि उसे कुछ मत करो, मैं यहाँ हूँ। कैप्टन एंडरसन क्रिएचर से कहता है कि मुझे मारकर ये साबित करो कि तुम्हारे मेकर ने जो कहानी सुनाई है वो सच है। इस बात पर क्रिएचर कहता है कि अगर मेरे मेकर ने अपनी कहानी सुनाई है तो अब मैं मेरी कहानी सुनाऊंगा। क्रिएचर बताता है कि कैसे उसने उस भयंकर आग से अपनी जान बचाई। उसने पहले अपनी चेस तोड़ी और फिर ड्रेन के थ्रू सीधा समुद्र में कूद गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को किनारे पर पाता है। इसके बाद वो एक घर तक पहुंचता है और वहाँ के मील हाउस में छुप जाता है। उस परिवार में एक छोटी लड़की और उसके अंधे दादाजी के बीच चलने वाली बातों को चुपचाप फॉलो करते हुए क्रिएचर धीरे धीरे बात करना सीखने लगता है, लेकिन वो कभी भी उनके सामने नहीं आता। धीरे धीरे वो उस परिवार से प्यार कर बैठता है और उनके लिए जंगल से इतनी सारी लकड़ी लाकर जमा कर देता है जो खाना बनाने के ईंधन के रूप में पूरे साल इस्तेमाल करने से भी खत्म नहीं होगी। इस परिवार को लगता है कि जंगल का कोई देवता उनकी मदद कर रहा है, लेकिन वो अंधा बूढ़ा आदमी महसूस कर लेता है कि कोई न कोई उनके घर में जरूर मौजूद है। कुछ दिन बाद भेड़ियों का एक झुंड उनके घर पर हमला करते हैं, लेकिन बूढ़े आदमी का बेटा कुछ भेड़ियों को मार गिराता है और बाकी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद एक दिन बूढ़े आदमी को छोड़कर घर के बाकी सब लोग किसी काम से बाहर जाते हैं और तब क्रिएचर पहली बार उस बूढ़े आदमी के सामने आता है। बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे पता था कि तुम मिल हाउस में छुपे हुए थे और तुम ही हो जिसे हम जंगल के देवता समझते रहे। बूढ़ा आदमी क्रिएचर से कहता है कि वो उसके साथ रह सकता है, यहाँ जो भी खाना है वो बिना जग के खा सकता है और उसके पास कुछ किताबें हैं जो वो क्रिएचर पढ़ सकता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और क्रिएचर उस बूढ़े
आदमी के साथ रह के अच्छी तरह से बातें करना सीख जाता है, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि वो कौन है और कहां से आया है। इसके बाद एक दिन वो उस टावर के खंडरों में जाता है और वहां पड़े विक्टर की रिसर्च पेपर पढ़कर उसे अपनी पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। इसके बाद जब वो घर लौट आता है तो देखता है कि भेड़ियों का झुंड फिर से हमला किया है और उस बूढ़े आदमी को नोच रहा है। क्रीचर कुछ भेड़ियों को मार देता है जबकि बाकी वहां से भाग जाते हैं। बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा घायल होता है। क्रीचर उसे बताता है कि वो कौन है और कहां से आया है। वो कहता है कि वो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का बनाया हुआ एक मॉन्स्टर है। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरे दोस्त हो, और ये कहकर वो मर जाता है। इसी दौरान उस परिवार के बाकी लोग वहाँ पे आकर क्रीचर को ही उनके पिता के मौत के जिम्मेदार समझ लेते हैं और फिर उस पर गोलियां चला देते हैं। घायल क्रीचर चाहता तो सबको मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया और किसी तरह वो वहां से निकलकर गेट के पास जाकर गिर पड़ता है। परिवार के लोग फिर से उस पर गोली चला देते हैं और क्रीचर बेहोश हो जाता है। काफी समय बाद जब उसके जख्म भर जाते हैं तो उसे होश आता है और उसे पता चलता है कि वो परिवार वहां से जा चुका है। एक दिन क्रीचर विक्टर को ढूंढ लेता है, उसी दिन जब विलियम और एलिजाबेथ की मैरिज एनिवर्सरी चल रही होती है। क्रीचर विक्टर से कहता है कि वो मर नहीं सकता और वो अकेला है और विक्टर को उसके लिए एक साथी बनाना होगा। विक्टर साफ इनकार कर देता है और फिर वो क्रीचर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इसी बीच एलिजाबेथ वहां आ जाती है और तभी विक्टर क्रीचर पे गोली चलाता है, लेकिन एलिजाबेथ बीच में आ जाने की वजह से गोली उसे लग जाती है। थोड़ी ही देर में विलियम और बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं और विक्टर कहता है कि क्रीचर ने ही एलिजाबेथ पर हमला किया था। इसके बाद सब लोग मिलकर क्रीचर पर हमला कर देते हैं। इसी अफरा-तफरी में क्रीचर के एक जोर के झटके से विलियम एक फर्नीचर पर गिरता है और वही उसकी मौत हो जाती है। फिर क्रीचर एलिजाबेथ को उठाकर वहां से ले जाता है। कुछ देर बाद हम दोनों को एक गुफा के अंदर पाते हैं जहां एलिजाबेथ अपनी आखिरी सांस लेती है। थोड़ी देर बाद विक्टर भी वहां पहुंचता है। क्रीचर विक्टर से कहता है कि इन सब के जिम्मेदार सिर्फ विक्टर ही है। विक्टर ने उसे एक ऐसी जिंदगी दी जो उसने कभी मांगी ही नहीं थी। पैदा होते ही उसे अकेला छोड़ दिया गया, ना ही उसे समझाने की कोशिश की गई और ना ही उसकी जिम्मेदारी ली गई, और इस वजह से क्रीचर के हिस्से में आई सिर्फ दर्द, नफरत और तन्हाई। इसलिए क्रीचर विक्टर से कहता है कि अब वो विक्टर को भी वही दर्द महसूस कराएगा, लेकिन वो एक बात साफ कर देता है कि वो विक्टर को मारकर उसे मुक्ति नहीं देगा। उसकी सजा मौत नहीं होगी, बल्कि हर बार क्रीचर उसे पकड़कर घायल करके जिंदा छोड़ देगा। जिंदा रहकर ही उसके दर्द को उसे महसूस करना होगा जो क्रीचर ने अब तक सहा है। इसके बाद क्रीचर भागने लगता है और विक्टर उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। इसी चेस के दौरान दोनों यहाँ तक पहुँच जाते हैं इस शिप के पास, और यहीं पर क्रीचर अपनी कहानी खत्म करता है। इस वक्त क्रीचर का गुस्सा शांत पड़ चुका होता है। विक्टर की थकान, पश्चाताप और दर्द उसके चेहरे पर साफ नजर आता है। तभी क्रीचर उसके पास आता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि गहरी उदासी होती है। विक्टर धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो, और क्रीचर जवाब देता है कि मैंने तुम्हें माफ किया। और इसके बाद विक्टर अपनी आखिरी सांस लेता है। आखिरी सीन में हम कैप्टन को देखते हैं जो केबिन से बाहर आकर सबको शांत रहने के लिए कहता है और क्रीचर को रास्ता देने के लिए इशारा करता है। क्रीचर शिप से नीचे उतरता है और शिप को धक्का देता है, जिससे शिप के लोग जिंदा बर्फ से निकल जाते हैं। फिर वो एक पल के लिए रुककर सुबह की रोशनी को देखता है, जैसे अपनी पूरी जिंदगी के दर्द को याद कर रहा हो। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। फ्रैंकेनस्टाइन की ये फिल्म पूरी तरह मेरी शैली की ओरिजिनल नोवेल को फॉलो नहीं करती, लेकिन इसकी विजुअल ब्यूटी, स्टनिंग एटमॉस्फेयर और इमोशनल डेप्थ इसे एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले जाती है। ये एक विजुअली स्टनिंग एडेप्टेशन है जहां सिनेमाटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन और कॉस्ट्यूम डिजाइन इतने लाजवाब है कि इन सब कैटेगरीज में ये फिल्म ऑस्कर की पूरी हकदार लगती है। फ्रैंकेनस्टाइन पर कई फिल्म बन चुके हैं, लेकिन गुइल्lermo del Toro का ये वर्जन अपनी शानदार विजुअल्स और पावरफुल सिनेमाटोग्राफी की वजह से अपनी एक अलग और यादगार पहचान बनाती है।